नमस्कार, स्वागत है आपका। आप हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक खास विषय को लेकर के, जब लॉकडाउन 4 आने वाला है तो उसके पहले क्या नियम कायदे होंगे ये तो पता चलेगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि रियायतें बढ़ेंगी, सामान्य जिंदगी हमें जीनी होगी। और आप सभी सुन रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि शायद अब हमें जीने का सलीका सीखना होगा कोरोना के साथ, जब तक कम से कम इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। तो क्या वाकई इस तरीके से जीवन आगे बढ़े ये संभव है? कहीं ये त्रासदी का रूप तो नहीं लेगा? दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से लड़ने का एकमात्र विकल्प तालाबंदी ही है, यानी लॉकडाउन। इसको लेकर के अलग अलग देशों ने क्या किया, किस तरीके से अपने यहाँ कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या कंट्रोल कर पाए, या फिर लॉकडाउन जिन देशों ने नहीं लगाया वो उनके लिए घातक साबित हुआ। इसको आप स्वीडन से समझ सकते हैं। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं, भारत से तुलना करें, भारत की 130 करोड़ की आबादी, जबकि स्वीडन की महज 1 करोड़ की आबादी है। 1.5 करोड़ ये स्वीडन की आबादी है। लेकिन स्वीडन क्या एक मॉडल बन चुका है? क्या स्वीडन के आधार पर अब आगे चाहे भारत हो चाहे विश्व के अनेक दूसरे देश जिन्होंने लॉकडाउन को लागू किया था, उन्हें उसी मॉडल को, स्वीडन मॉडल को आधार बना करके जब अपने यहाँ लॉकडाउन खोलेंगे, सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश होगी, तो क्या स्वीडन मॉडल को आधार बनाकर आगे बढ़ना होगा? हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस खास बातचीत में। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि स्वीडन में कुल मिलाकर के केसेस कितने सामने आए हैं। तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया 1.5 करोड़ ये आबादी है स्वीडन की। कुल मिलाकर के 29,207 संक्रमित केसेस हैं। टोटल केसेस 29,207 स्वीडन में। जो ठीक हो गए लोग हैं उनकी संख्या 4,971 है। मौत जिनकी हुई है उनकी संख्या 3,646 है। अब जब हम स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन की ही तरह ठीक 3 और देशों की बात करेंगे जो स्वीडन के आसपास के मुल्क हैं, उनकी भी बात करेंगे। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। तो वो आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर मौतों का क्या आंकड़ा है, कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की बात करते हैं। 1.5 करोड़ की आबादी। स्टॉकहोम में देखिए 9,204 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा सघन आबादी वाला, सबसे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में अगर लोग रहते हैं तो स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है। इसलिए यहां पर संक्रमितों की तादाद बाकी जो जगह है, बाकी जो लेन्स हैं स्वीडन के, लेन्स मतलब एक इलाका, स्वीडन में लेन्स के अनुसार इलाकों को बांटा गया है। जैसे कुछ लेन्स स्टॉकहोम लेन है, फिर देखिए वेस्ट्रा योतालैंड लेन, ओस्टर योतलैंड लेन, सोदरमानलैंड लेन और एब्रो लेन। इस तरीके से लेन्स में स्वीडन बटा हुआ है। तो जब मैं स्टॉकहोम राजधानी की बात कर रहे हैं तो 9,204 केसेस यहां पर हैं। दूसरे लेन में, वेस्ट्रा लेन में 3,076, ओस्टर लेन में 1,566, सोदर लेन में 1,381 और एब्रो में 1,246, क्योंकि ये थोड़ी कम आबादी वाले हैं अगर स्टॉकहोम से तुलना की जाए तो। लेकिन स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं लगाया। अब ये पूरी दुनिया के लिए सवाल उठ गया कि आखिर लॉकडाउन के बिना स्वीडन में मामलों को कैसे रोका जाएगा। पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना भी की। स्वीडन की ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग समुद्र किनारे टहलते हुए, आइसक्रीम पार्लर्स में बिल्कुल खड़े होते हुए लाइन में नजर आए, बहुत सामान्य जिंदगी जीते एक तरीके से नजर आए। तो कई जगहों पर कई मुल्कों ने इसकी आलोचना भी की। और फिर अब जब लॉकडाउन से निकलने की कोशिशें हो रही हैं हर मुल्क में, तो ये भी समझने की कोशिश हो रही है क्या स्वीडन के आधार पर अपने मुल्क में भी लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाते हुए जिंदगी नॉर्मल की जा सकती है। देखिए, स्वीडन ने ये जो तरीका अपनाया, डब्ल्यूएचओ ने उसको लेकर के क्या कहा आपको ये भी जानना जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये रणनीति भविष्य का मॉडल हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये रणनीति यानी लॉकडाउन न करना भविष्य की रणनीति हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन लागू करना हर देश की कमर तोड़ने वाला काम हुआ है। लोग घरों में कैद, अर्थव्यवस्था पर सीधी मार, और फिर नौबत यहां तक आई कि लोगों के जेब में पैसा नहीं तो लोग भुखमरी का शिकार होंगे। जबरदस्त गिरावट जीडीपी में, और इसलिए बहुत लंबे समय के लिए बंद नहीं रखा जा सकता सब कुछ। लोगों को घरों में कैद नहीं रखा जा सकता, कारोबार नहीं बंद रखा जा सकता। तो क्या स्वीडन मॉडल के आधार पर बिना लॉकडाउन का पालन करवाए ही अब आगे बढ़ना होगा? तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि बिल्कुल शायद इसी तरीके से
अब आगे यही रणनीति अख्तियार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा हर एक देश को। और जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा कह रहा है और जब ये एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तब माना जा सकता है बखूबी कि शायद यही करना होगा। अब देखिए, मैंने 3 देशों का जिक्र किया आपके सामने, फिनलैंड, डेनमार्क और इसके अलावा नॉर्वे। अब मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको बताती हूँ। 1.5 करोड़ की आबादी स्वीडन की। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की आबादी है 58.1 लाख, नॉर्वे की आबादी है 53.7 लाख, फिनलैंड की आबादी है 55.2 लाख। तो ये 3 देश जो कि पड़ोसी मुल्क हैं स्वीडन के। डेनमार्क में देखिए मौतें जो हुई हैं वो 537 मौतें हैं, 10,751 ये कंफर्म्ड केसेस वहां पे सामने आए हैं। अब आप एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, 29,207 केस आता है सामने स्वीडन में, डेनमार्क में 10,751। ये हाल तब है जब लगभग आधी आबादी डेनमार्क की है, 58.1 लाख, 1 लाख यह आबादी डेनमार्क की है। और स्वीडन की आबादी की बात करें तो 1.5 करोड़। तो महज आधी आबादी, लेकिन मामले देखिए 10,791, यानी 3 गुना केसेस स्वीडन में हमें देखने को मिले हैं। नॉर्वे की बात कर ली जाए, 8,219 यहां पर कंफर्म्ड केसेस हैं, मरने वालों का आंकड़ा 232, महज 232। फिनलैंड में देखिए 4,300 कंफर्म्ड केसेस, मरने वालों का आंकड़ा 287। और यहां की आबादी में आपको बताऊं, फिनलैंड में 287 मौतें, 55.2 लाख, लगभग आधी आबादी है। लेकिन आधी आबादी के बावजूद मरने वालों का आंकड़ा फिनलैंड में 287 और 3,646 मौतें स्वीडन में। तो ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना तो होगा, लेकिन लॉकडाउन का पालन न करना घातक साबित हो सकता है, जो कि स्वीडन में हुआ है। हालांकि स्वीडन में कहा क्या गया, अब ये जरूर एक मॉडल बनकर उभरा है, आगे ऐसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन कहा क्या गया ये भी बताती हूं आपको। 22 हाई प्रोफाइल वैज्ञानिकों ने 14 अप्रैल को अखबारों में लिखा कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी स्वीडन की फेल हो गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन, उनके साथ 2000 रिसर्चर्स ने ये कहा, 20 मार्च की बात आपको बता रही हूं, ये कहा गया था जब बाकी देशों ने लॉकडाउन लगाना शुरू किया था, स्वीडन में नहीं लगा था, तब कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से इस वक्त कदम उठाए जाने चाहिए, स्वीडन में भी टेस्ट ज्यादा हो, लोग नजदीक ना आए, इसकी ताकीद की जानी चाहिए। यह सीमित किया जाना चाहिए कि लोग इस तरीके से घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। फिर भी लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया गया स्वीडन में, और आगे बढ़ता चला गया स्वीडन। दरअसल स्वीडन ने इसके पीछे जो तर्क दिया वो भी महत्वपूर्ण है। स्वीडन ने कहा कि हमें अनुमान है इस बात का कि हमारे यहाँ एक तो कितने केस आएंगे और किस आधार पर हम इससे निपट सकते हैं, ये सरकारी आधिकारिक बयान में आपको बता रही हूं। और इसी आधार पर उन्होंने आगे के लिए रोड मैप अपना तैयार किया। रोजमर्रा की जिंदगी चालू रही, आर्थिक गतिविधियां वो चालू रही, लॉकडाउन नहीं किया गया, यहां तक कि स्कूल तक चलते रहे, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो चलाया जाता रहा, ताकि छोटे बच्चों के माता पिता ऑफिस में जाकर के कामकाज कर पाएं। वहां पर लोग नॉर्मल तरीके से निकल रहे थे, और पूरी एक जो जिम्मेदारी वहां की जनता ने निभाई वो इस तरीके से कि जवाबदेही जनता के ऊपर डाल दी गई थी। बहुत बड़ा दायित्व जनता को सौंप दिया गया था स्वीडन सरकार की तरफ से कि आप तय कीजिए, क्योंकि खतरा है और क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि भारत में भी हुआ या फिर अन्य दूसरे मुल्कों में हुआ, वहां की जो जनता थी उसने जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, खुद ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया। वो बाहर जरूर निकलते थे, लेकिन ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होते थे। अगर पास में होते भी थे, रेस्टोरेंट्स बार्स खुले रहे, वहां पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, तो लोग जाते भी थे तो ये इसका पालन किया करते थे कि वो अपने ही मेजों पर बैठे रहे और वहां से जो फूड बॉय है वो ला करके उनको खाना दे, वो किसी के साथ टकराए ना या फिर लोगों से ज्यादा संपर्क में न आए। लोगों ने सरकार का भरपूर समर्थन किया। वहां के प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की कि हम लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इन नियमों का, इन गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा, कि तो वहां के लोगों ने इसे भरपूर निभाया। और यही कारण है कि बिना लॉकडाउन के अपनी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए भी स्वीडन ने, भले 29,000 केसेस और बाकी देशों की तुलना में देखा जाए तो केसेस थोड़े बढ़े हैं, लेकिन फिर भी स्वीडन पर आर्थिक रूप से इसका असर नहीं पड़ा, जो कि दुनिया के हर एक मुल्क पर जिन्होंने लॉकडाउन लगाया उन पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हमें इसी आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना आप कह सकते हैं। और अब जब लॉकडाउन 4 में कुछ नए नियम सामने आएंगे तो देखिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि रियायतें जरूर मिलेंगी, लेकिन
आपको क्या करना है पता है, मास्क, सैनिटाइजर जब तक वैक्सीन नहीं आती जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। लोगों से संपर्क नहीं करना होगा, क्योंकि कब कहां खतरा हो और आप संपर्क में आए। ओल्ड एज पीपल जो हैं उनके लिए सबसे ज्यादा घातक हो सकता है। तो ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी ने, याद होगा आपको, अपने पिछले संबोधन में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की थी जो शायद नजरअंदाज कर दी गई। लेकिन आज जब स्वीडन को हम सोचते हैं, स्वीडन मॉडल अब क्या हर एक देश में लागू होगा, जब ये सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी की बात याद आती है, जिन्होंने ये कहा था कि हमने लॉकडाउन करके, या फिर इतनी ज्यादा बातें सामने आई हैं कोरोना को लेकर के कि लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जबकि इससे खतरा महज 5% लोगों को है। 95% की आबादी सेफ है। स्वीडन ने भी यही कहा, स्वीडन ने यही माना कि हमारी ज्यादातर आबादी सेफ है। जो दिक्कत है वो उन लोगों के साथ जो या तो बीमार हैं, ओल्ड एज पीपल जो हैं, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा दिक्कत है। यानी प्रतिशत जो है बहुत कम है इससे प्रभावित होने वाले लोगों का। भारत के लिए भी एक सच्चाई है कि हमारे मन में डर ज्यादा है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले लोग, क्योंकि ये सही बात है कि न जाने कितने लोगों को कोरोना हुआ होगा और न जाने कितने लोग खुद ब खुद, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आप सुन रहे हैं, जो दिल्ली में सामने आया था कि 700 में से 186 के 186 एसिम्प्टोमेटिक थे, तो ऐसे न जाने कितने लोगों को कोरोना हुआ होगा और वो ठीक भी हो गए होंगे। तो वाकई एक मॉडल तो है स्वीडन मॉडल, और अब इसी आधार पर शायद देश को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो ठीक, नहीं है तो फिर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करवा पाएं, ठीक हो पाएं। क्योंकि स्वीडन में जितने लोग प्रभावित हुए उनके आईसीयूज तब भी खाली थे, वेंटिलेटर्स, उनको कोई समस्या ऐसी नहीं आई। तो इन तमाम बातों को समझने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि इस तुलनात्मक अध्ययन से आप समझ पाए होंगे कि क्यों आगे हमें किस रूप में बढ़ना पड़ेगा अगर लॉकडाउन 4 में बहुत सारी रियायतें भारत में दी भी जाती हैं तो। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ जरूर जुड़िए। नमस्कार।